आज अगर पाकिस्तान की रियासत को तकलीफ हो रही है, हमें चोट लग रही है, हमें दुश्मनों के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें किसी एक फर्द का कसूर नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे ही कसूरवार हैं और हर एक ने अपनी जिम्मेदारी उस तरह अदा नहीं की जिस तरह उसको अदा करनी चाहिए थी। इसकी हम मिसालें देते हैं आपको। माजी में 1950 या 1960 की दिहाई में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रियासत ने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन तैयार की, जिसमें यह कहा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में किया जाएगा। अब जिसने यह डॉक्ट्रिन बनाई, ना उस पे डॉक्ट्रिन पे तनकीद की गई, इस नजरिए पे कोई बात नहीं की गई, कोई बहस नहीं की गई, यह नहीं इसके ऊपर राय का इजहार किया गया कि 1000 मील दूर मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से कैसे किया जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान गो के आबादी उनकी तकरीबन एक जैसी थी, मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही थी। उसके बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा को बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया। वहाँ पर ना हमारी मुसल्लह अफवाज थी, ना पाक फ़ज़ाइया थी, ना नेवी थी, और सारी ताकत मरकूज़ कर दी गई मगरबी पाकिस्तान के दिफा में। और ख्याल यही किया गया कि अगर दुश्मन मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करेगा तो मगरबी पाकिस्तान से नया महाज खोलकर दुश्मन को मजबूर किया जाएगा कि मशरक़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जंग को बंद कर दे। और जैसे बाद में आने वाले हालात ने साबित किया कि यह हिकमत अमली इतनी खौफनाक हद तक गलत थी, इतनी ख़तरनाक थी कि जब मशरक़ी पाकिस्तान पर दुश्मन ने पहले बगावत बर्पा की, मुक्ति बाहिनी की, और उसके बाद बराह रास्त हमला करके मशरक़ी पाकिस्तान पर काबिज़ हो गया, तो 20-22 दिन के अरसे में उसने मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। मगरबी पाकिस्तान में जंग शुरू भी की गई तो उसका कोई फ़ायदा ना हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका था। तो जैसे कहा कि पाकिस्तान की पूरी रियासत उस वक्त ज़िम्मेदार थी। इस कस्म की तसव्वुरात और नज़रियात जिनको कोई चैलेंज ना करे, सिर्फ एक तरफा बनाकर फैसला कर लिया जाए, खुद ही इज्यूम कर लिया जाए कि जो हमने फैसला किया है वो ठीक है, उसका फिर जब इम्तहान का वक्त आता है तो मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचता है। गो के मशरक़ी पाकिस्तान की तबाही में सियासी अवामिल बहुत ज़्यादा हैं, सियासी जमातों की गद्दारियाँ शामिल हैं। मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह उस वक्त अपने मकासद के लिए मुल्क और कौम से गद्दारी करके मुल्क तोड़ने का फैसला कर चुके थे, और पाक फौज बेजिगरी से लड़ने के बावजूद भी मुल्क का दिफा नहीं कर सकी। लेकिन पाकिस्तान टूटने में उस जंगी हिकमत अमली का भी दखल है जो बुनियादी तौर पर ही गलत थी। मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ एक कोर रखी गई, उसमें भी बंगाली रेजिमेंट जब बगावत कर गई तो मुश्किल से 8 या 9-10 हज़ार सिपाही पूरे मशरक़ी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रह गए, और कोई एयरफोर्स का मुश्किल से एक स्क्वाड्रन था हमारा जो बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ ढाका से फ्लाई कर रहा था, कोई और एयरबेस नहीं था हमारे पास, नेवी तो थी ही नहीं। बुनियादी तौर पर जैसे कहा, पूरी रियासत की कोताही थी, पूरी रियासत की गफलत थी, जिसकी सजा पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त कोई काम नहीं किया, मीडिया ने भी नहीं किया, जिनको रियासती सुतून कहा जाता है। हुकूमत तो वैसे ही कोलैप्स थी, और पाक फौज के जवान लड़ने के बेजिगरी और दलेरी से अकेले तन्हा अबैंडन कर दिया जिस फौज को आपने, वो फौज लड़ने के बावजूद जाहिर है इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, 1 और 15 का फ़र्क हो जहाँ पर। लेकिन जैसे कहा कि बुनियादी तौर पर ही रियासत की हिकमत अमली गलत थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरब से किया जाएगा। ये नामुमकिन बात थी। मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मशरक़ी पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। इसी तरह जब 1998 के बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में एक मफरूज़ा कायम कर लिया गया रियासत की तरफ से कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई रिवायती जंग नहीं हो सकती, चूंकि अब दोनों एटमी ताकतें हैं। यह भी एक ख़तरनाक मफरूज़ा था। बदनसीबी से आज तक इस मफरूज़े के ऊपर पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, और आने वाली तमाम पाकिस्तानी फौज को और नस्लों को और कौम को और हमारी सियासत को और हमारे मीडिया को यह समझाया गया कि भारत से अमन कर लिया जाए, अमन की आशा होनी चाहिए, जंग तो अब हो ही नहीं सकती, जंग होगी दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, लिहाजा ना भारत जंग करना चाहता है ना पाकिस्तान। लिहाजा पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को इस हद तक मुअत्तल करने की कोशिश की गई कि रवायती जंग लड़ने के काबिल ही ना रहे पाकिस्तान। आपको याद होगा 2002 में भारत ने एक बहाना करके, श्रीनगर में जब कार बम हुआ था उसके बाद बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फौजें खड़ी कर दी। पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें लगा दी। तकरीबन 11 लाख फौज आमने सामने एक दूसरे के खड़ी रही, और किसी भी लम्हे दोनों में जंग हो सकती थी। ये वो वक्त था कि जब अमेरिकन को पाकिस्तान की ज़रूरत थी
अफगानिस्तान में, और अमेरिकन ने शदीद दबाव डाला इंडिया पे भी और पाकिस्तान पर भी कि जंग ना की जाए। दूसरी जानिब भारत भी जंग करने की हिम्मत ना कर सका। जब उसने ये देखा कि पूरी पाक फौज सामने खड़ी है, तो सिर्फ अपनी जग हंसाई रोकने के लिए, अपनी जिल्लत और रुसवाई रोकने के लिए कुछ अरसा उसने फौजें रखी, तकरीबन 10-11 माह, और उसके बाद अपनी फौजें पीछे हटा ली। मगर इस बात का भी गलत नतीजा पाकिस्तान की रियासत ने यह निकाला कि साहब देखा आपने, एटम बम दोनों तरफ था, लिहाजा जंग नहीं हुई। हालांकि जंग रोकने के असबाब और थे, वो ये वजह नहीं थी। भारत तो जंग के लिए तैयार था। अगर पाकिस्तानी फौजें वक्त पर सामने ना आती तो भारत हमला कर चुका होता और रिवायती हमला करता। उसको कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। यहां तक कि पाक फजाइया के एक एयर चीफ ने तो वो तमाम मैनुअल एयर ऑब्जर्वेशन यूनिट्स डिसबैंड कर दिए कि ये जब जहां रेडार नहीं होते, जहां पे रेडार कवरेज नहीं होती, वहां पर मैनुअल ऑब्जर्वर होते हैं, ये दूरबीनों से देखते हैं कि दुश्मन के जहाज आ रहे हैं नहीं। पूरा उनका सेटअप होता है, उनकी गाड़ियां होती हैं, उनके अफराद होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप होता है, वो बेस से कनेक्टेड होते हैं, वो जगह जगह फैले होते हैं मुल्क में, उन तमाम इलाकों में जहां रेडार कवरेज नहीं है। तो बाकायदा एक एयर चीफ ने वो मैनुअल यूनिट्स ही डिसबैंड कर दिए, उनको फारग कर दिया, उनको एयरफोर्स के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में बिखेर दिया, ये कहकर के अब तो चूंकि इंडिया से जंग होनी नहीं है, लिहाजा हमें इन मैनुअल ऑब्जर्वर्स की जरूरत ही नहीं है। इस कदर खतरनाक जहनीत उस जमाने में बन चुकी थी। और नतीजा उसका क्या हुआ? देखिए, सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। भारत ने क्या किया 2002 के बाद, अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए, तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। 2003-4 के बाद टीटीपी तैयार की उसने अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। बीएलए को दोबारा तैयार किया। उसको जो जगह मिली अफगानिस्तान में, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा उसी तरह की जंग शुरू कर दी जिस तरह पाकिस्तान ने उससे कबल सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में की थी। बाकायदा एक गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ। और पूरा पाकिस्तान जानता है, हमें 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के जीएचक्यू में पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे, चूंकि जीएचक्यू के गेट के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्द छुपे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जीएचक्यू के गेट पर शहीद हुए थे, उनकी गाड़ी। पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी जुमे की नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया है रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी, इस तकरीबन पाकिस्तान शिकस्त खा चुका था और भारत का एक सिपाही नहीं मरा था। भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेकर अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर से मुसलसल टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। दूसरी जानिब आप ये देखिए, अगर आप शाम की मिसाल लें, शाम में भी बड़ी बड़ी एटमी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिकन हैं, एक तरफ नेटो, अमेरिकन, ब्रिटिश। उसके बावजूद उन्होंने अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए शाम को खंडर बना दिया। शाम में ऐसी खौफनाक जंग बर्पा की, इराक में जब दुनिया, लिहाजा सिर्फ यह बात कि एटमी ताकतें, अब एटमी ताकतों ने जंग लड़ने का अंदाज बदल लिया। अब वो बराह रास्त एटमी जंग करने की इनको जरूरत नहीं है, वो रिवायती जंगें फिर भी हो रही हैं। आपने अभी देखा निगोरो काराबाग में, आर्मीनिया में, अजरबैजान ने किस तरीके से रिवायती जंग की, लेकिन दोनों के इत्तेहादी पीछे पीछे एटमी ताकतें थी। एक के पीछे रूस, एक के पीछे अमेरिका, उनका आपस में उनके। ये तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है। उसके बावजूद चीन ने यह परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। लद्दाख पे उन्होंने कब्जा किया, कई 100 किलोमीटर का एरिया उन्होंने घेर लिया। इंडिया को फिजिकली मारा, हाथों से मारा, डंडों से मारा, गोलियों से मारा, पीछे हटाया, कई 100 किलोमीटर का एरिया भारत का कब्जा कर लिया। लेकिन किसी प्लानर या थिंकर या लीडरशिप को यह शक नहीं था या खौफ नहीं था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग हो जाएगी। एटमी जंग नहीं होती, रिवायती जंग भी नहीं हुई, लेकिन दोनों एटमी ताकतें थी, उसके बावजूद उन्होंने जंग लड़के, अब चीन ने जंग लड़के कई 100 किलोमीटर का इलाका भारत से छीन लिया। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी। मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से
भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की, वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने, भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है ये, वो अंदर आए। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई की। हमें यह खौफ नहीं था कि अगर हमने भारत की तरफ हमला किया उसके नतीजे में एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी। सबको मालूम था कि ये जो जंगें हो रही हैं ये एटमी जंग के थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे हैं, ये झड़पें हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह हम रोज करते हैं, उससे किसी को खौफ नहीं होता कि एटमी जंग भड़क जाएगी। मगर जो बात सबसे अहम है, जैसे हमने कहा कि पहली पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन की गलती, हमारे जंगी नजरियात की गलती थी, वो ये कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान में, उसकी इतनी खौफनाक सजा हमें मिली कि मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से अलग हो गया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही गलत थी। दूसरी हमारी जो बहुत ही फेटल और कातिल और खुदकुश किस्म की फिक्र और सोच पैदा कर दी गई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और रियासत में, वो ये कि जनाब एटमी जंग के दौर में जब दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कभी जंग हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बेवकूफ़ी या मुगालता या गलत फहमी या खुशफहमी या खुदकुशी पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान की रियासत के लिए कि अगर पाकिस्तानी कौम और अफसरों और फौज को यह बता दिया जाए कि अब भारत से आपकी जंग नहीं होगी क्योंकि दोनों एटमी ताकतें। और साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं एक दिफाई तजियाकार हूं, पिछले 21 बरस से मेरा ये दिफाई इदारा चल रहा है और मेरा सारा काम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ है। जाहिर है मैंने वापडा, रेलवेज या KESC के साथ तो काम नहीं करना, मैंने मुसल्लह अफवाज के साथ काम करना है। मेरे दिफाई तजिए जो हैं उनको पाकिस्तान फौज के अंदर देखा पढ़ा जाता है और मेरी उनके साथ गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है। तो जो चीज़, जो फिक्र और जो सोच मुझे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर नजर आती, वो जनरली उसमें कुछ इतनी बातें ऐसी हैं कि जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगी। अगर 50s और 60s में किसी ने यह चैलेंज किया होता उस वक्त की आर्मी को, उस वक्त के सदर को, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को या आर्मी चीफ को, जनरल अयूब खान को, कि ये जो आपने डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट की डॉक्ट्रिन बनाई है ये गलत है और इसको दुरुस्त करें, इसको ठीक करें, इस पर बहस होती, बात होती, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान का नुकसान हमें इतनी जल्दी ना होता, हम 22-24 दिन की जंग में ईस्ट पाकिस्तान ना हार जाते। तो पाकिस्तान के लिए, चूंकि हम पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के दिफा की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि इंसान नुकसान से पहले बात करे। नुकसान उठाने के बाद तो सारे तजिया निगार आ जाते हैं। तो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट इस वक्त बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद, 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए, ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनेशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। तो उसके रिस्पॉन्स में, कोल्ड स्टार्ट के जवाब में, चूंकि पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतने सारी वॉर सप्लाईज इंडिया के मुकाबले पे सामने रख सके लाके, उसके मुकाबले पर हमने गजनवी मिसाइल डिजाइन किए। गजनवी मिसाइल शॉर्ट रेंज हमारे मिसाइल्स हैं कि जो बैटलफील्ड टैक्टिकल, हमने शॉर्ट टैक्टिकल न्यूक्स उनको कहा, हमने कहा कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दाखिल होने लगेंगे, हम उनके ऊपर ये मिसाइल गिरा के उस बैटल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो रिलायंस इस बात पे अगेन थी कि कन्वेंशनल वॉर लड़ने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं होगी, हम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए भारत के एडवांसिंग इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को रोक सकेंगे। अगेन थियोरेटिकली ऑन पेपर ये बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मैं क्यों नामुमकिन कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। और अगर भारतीय फौजें, उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पे रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलाय किया हुआ है, उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि
एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया। उसने एक गैर रवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान, 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता है, और फिर आपको एक काउंटर डॉक्ट्रिन बनानी पड़ती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यह एक मुसलसल जंग है। इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासती डॉक्ट्रिन है इंडिया के खिलाफ, अगेन वही माइंडसेट है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी नहीं। पहले तो पहले यह जहन में एक मगालता है। दूसरा यह है कि अगर हुई तो वो एयरफोर्स की हद तक महदूद रहेगी, जिस तरह बालाकोट में हुआ था, 2 तरफ से एयरफोर्स आएगी, मुकाबला होगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा मामला। तीसरा यह कि अगर हुई उससे ज्यादा भारत ने फौजें दाखिल कर दी, फौज लेकर हमला करने की कोशिश की, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर और गजनवी और गौरी मिसाइल से उनका मुकाबला कर लेंगे। इससे आगे हमारे पास डॉक्ट्रिन नहीं है, यहां हम रुक जाते हैं जाके। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। सो यही वजह है कि इस वक्त मैं अलार्म रेज कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों से, मुसल्लह अफवाज से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की थिंक टैंक्स से भी, मीडिया से भी, पॉलिसी मेकर्स से भी एक बात मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। यह एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है, हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ। आने वाले वक्तों में आप मिडल ईस्ट से सीखिए। पूरा मिडल ईस्ट, इसमें जो जंगें हुई हैं सरहदों पर नहीं हुई, पूरे मिडल ईस्ट में आप, ये काफी आपको समझाने के लिए कि अब आने वाला दौर अर्बन एसिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड वॉर का है। तमाम शहरों में जंगें होती हैं, शहर खंडर बनाए जाते हैं, और ये आने वाली जंगें जो पाकिस्तान और भारत की होंगी वो शहरों में लड़ी जाएंगी, सरहद पर कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी, चाहे वो मिसाइलों के जरिए हो, तैयारों के जरिए हो, या फौजों के जरिए हो, जंगें शहरों में होंगी। और इसके लिए आपको एक अर्बन वॉर की पूरी तैयारी करनी होती है। आपको पाकिस्तान को बहुत अरसा पहले से, यानी मुझे 2004 में मेरी जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई, उस वक्त मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा, 1-on-1 4 घंटे की मेरी मीटिंग थी आर्मी हाउस में उनके साथ, पूरी तफसील से मैंने उनको आने वाले वक्तों के वॉर सिनारियो समझाए जो आगे 10-15 साल में जो आज नजर आ रहे हैं। और उनको मैंने ये कहा था कि आप दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स और मिलिट्री बेसिस बनाइए, क्योंकि मशरकी किनारा जो है दरियाए सिंध का, जो मशरकी साइड है, ये सारी मैदान जंग बन जाएगी। और आने वाली तवील जंग, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक पाकिस्तान में यह भी है कि जी 65 में 17 दिन की जंग थी, 71 में 22 दिन की जंग थी, तो इंडिया से हमारी कोई जंग हुई भी अगर तो वो 2-4 हफ्ते चल के खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अब जो जंगें हैं वो बरसों चलेंगी। अफगानिस्तान की जंग 20 साल हो गए हैं जारी है, शाम की जंग को 7-8 साल हो चुके हैं, इराक की जंग को 16 साल हो चुके हैं, यमन की जंग को 6 साल हो चुके हैं। आप पूरी मुस्लिम दुनिया को उठा के देख लीजिए, जंगें अब हफ्तों में खत्म होने वाली नहीं है। पाकिस्तान और भारत की आइंदा जो भी जंग होगी वो कई बरस चलेगी, और उसके लिए पाकिस्तान को लाजमन अपने महफूज इलाकों में, जो दरिया सिंध का मगरबी किनारा है, वहां पर हमें अपने बेसिस बनाने हैं, वहां पे अपने डिपोज और अपना स्टोरेज रखना है, मुल्क में फ्यूल सप्लाई जमा करनी है, मुल्क में एम्युनिशन के स्टॉक्स रखने हैं, मेडिसिन के, कौम को अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार करना है, लोगों को नेशनल गार्ड्स और वुमेन गार्ड्स की ट्रेनिंग देनी है, अपनी कौम के नौजवानों को तैयार करना है कि वो पाक फौज के साथ खड़े होकर अर्बन डिफेंस की तैयारी। ये एक पूरा निजाम है जो बनाना होता है। हमने मिडल ईस्ट की जंगों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान के दिफा की पूरी जिम्मेदारी या पाक फौज पर या मुसल्लह अफवाज पर नहीं डाल सकते कि आने वाली जंगें, अब कोई फर्क नहीं होगा सिविलियन में और फौजी में, जंगें जैसे कहा शहरों में लड़ी जाएंगी। तो यह है वो एक अलमिया जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की रियासत के लिए खतरनाक बन जाएगा अगर इस पर आज हमने तवज्जो न दी तो। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई $100 अरब की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है, और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20, 30, $40 अरब के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है। ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। वो ये इस किस्म की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इनकैपेसिटेट हो जाए कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स लॉन्च करने का फैसला ही ना कर सके। रियासत को, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने फौज को इतना फंसा दिया कि पाक फौज मजाहमत ही नहीं कर सकी भारत की, तमाम तर मजाहमत के बावजूद स्ट्रैटेजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हज़ार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी,
यही अटैक स्ट्रैटेजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा, तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को हर हाल में कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार करना है। वी आर नॉट रेडी फॉर इट। आर्मी तैयार है, मगर आर्मी अकेले नहीं लड़ सकेगी जब तक कौम उसके साथ ना हो। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत इतनी मुंतशिर है, सियासी जमातें इस कदर गद्दार हैं, पाकिस्तान की सफ़ों में इस कदर दहशतगर्दी है, BLA और TTP हमारी सफ़ों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उन सारे एलिमेंट्स को आप जमा करें अगर, तो फिर पाक फौज के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि अगर एक इंडिया मैसिव पेनिट्रेशन करता है कोल्ड स्टार्ट के जरिए, इन्वेजन करता है कन्वेंशनल वेपन से, तो पाकिस्तान आर्मी के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन शुरू में हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। यही वो बात है जो हम बता रहे हैं कि डॉक्ट्रिन के हवाले से पाकिस्तान की रियासत माजी में भी खौफनाक गलतियां कर चुकी है, अभी भी कर रही है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना है, डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या होगी। हम बहुत ज्यादा पैसिव, रिएक्टिव, डिफेंसिव डॉक्ट्रिन बनाए हुए हैं। हमें इस वक्त एग्रेसिव, प्रोएक्टिव और फार साइटेड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाने की जरूरत है। यह वक्त है अपने आप को दुरुस्त कर लें। भारत बहुत एग्रेसिवली तैयार कर रहा है अपने आप को जंग के लिए। अगर एक मरतबा ये जंग शुरू हो गई और पाकिस्तानी रियासत तैयार न हुई, हमें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये अजानें वक्त से पहले दी जा रही हैं, इसलिए कि कौम के हुक्मरान गफलत की नींद से उठें और वो काम करें जिसके लिए उनको तैयार किया गया है, इस रियासत की हिफाजत और आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए हिकमत साजी और प्लान तैयार करें। ये जो आपस में सियासत के अंदर ये उलझे हुए हैं इस वक्त, ये खौफनाक है, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हमें घेर चुका है और हमारी तवज्जो सिर्फ अंदर के इख्तलाफात के ऊपर है, दुश्मन की तरफ हमारी निगाहें नहीं हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।